तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल सिंह राठौड़ है। पिछली क्लास में अपन ने इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता तक कुछ पढ़ लिया था। उससे पहले अपन ने प्री हिस्ट्री पढ़ ली थी, जिसमें अपन ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और चालकोलिथिक एज या फिर पेलोलिथिक एज या फिर मिजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इनका अपन ने अध्ययन कर लिया था। ये जो डिवाइडेशन किया था थॉम्सन ने किया था। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ चीजें देख ली थी, उसकी भौगोलिक विस्तार देख लिया था, उसकी साइट्स देख ली थी, उसकी धार्मिक स्थिति देख ली थी, उसकी आर्थिक स्थिति देख ली थी, राजनीतिक स्थिति देख ली थी, लिपि के बारे में अपन ने ज्ञान ले लिया था। उसके अलावा अपन ने क्या किया था कि वहाँ की जो साइट्स है उनके बारे में किसने क्या उत्खनन किया, वो सारी चीजें देख ली थी, उसकी क्रोनोलॉजी सारी चीजें देख ली थी। और आज अपन स्टार्ट करेंगे उसके आगे की चीजें। चलते हैं। प्रिंस सिविल्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन ने ये सारी चीजें देख ली थी। सामाजिक संगठन अपन ने देख लिया था, लिपि, मापतोल, ये सारी चीजें देख ली थी, कांसे की नृत्य वगैरह। आज अपन स्टार्ट करेंगे सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थलों के बारे में। हम एक एक स्थल उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं और वहां पे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि इसमें से बहुत सारी चीजें अपन ने पीछे भी पढ़ चुके हैं, जैसे अपन ने विशाल स्नानागार में अपन ने पढ़ लिया है, विशाल अन्नागार के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, उसके अलावा कांसे की मूर्ति के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, गोदीवाड़े के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। लेकिन अभी एक एक स्थल को उठाएंगे और उनकी एक एक साइट्स के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन हड़प्पा की बात करते हैं। तो हड़प्पा की बात करते हैं, सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि ये इसकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति की अपन मैं बात करूं तो इसकी स्थिति आती है पाकिस्तान में, एक मोंट गोमरी नाम का एक जगह स्थल है पंजाब प्रांत में जो की है। और इस टाइम पे जो वो स्थल है वो साहिवाल जिले नाम से एक वहां पे साइट है, वहां पे मिलता है। और एक रावी नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की, तो उसके किनारे पे ये सभ्यता मिली थी दोस्तों। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया तो अपन देखते हैं 1921 में दयाराम साहनी जी इसका उत्खनन करते हैं, 1926 में माधव स्वरूप वत्स इसका उत्खनन करते हैं, और 1946 में कौन करते हैं, 1946 में उत्खनन जो करते हैं मार्टिमर व्हीलर, जो कि उस टाइम पे अपना ASI होता है उसके अध्यक्ष होते हैं, वो इसका उत्खनन करते हैं। ये इसकी बेसिक बातें हो गई। इसकी मैं स्थिति की बात करूं तो एक बार आपको इसकी स्थिति दिखा देता हूं। इसकी स्थिति ये है हड़प्पा, जो कि साहिवाल जिला है यहाँ पे, और मोंट गोमरी नाम की एक जगह है जो पहले मोंट गोमरी नाम से जान जाती है, अभी साहिवाल। और यहाँ पे ये रावी नदी जो है, रावी नदी के तट पर, ये रावी नदी है, इसके तट पर हड़प्पा पाई जाती है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली। अपन अभी इसका इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अपनी जो भी एग्जाम्स होते हैं, RS प्रीलिम्स एग्जाम हो गई, UPSC प्रीलिम्स एग्जाम हो गई, या फिर और भी कोई स्टेट PCS एग्जाम्स हो गए, या राजस्थान के संदर्भ में मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, और जितने भी जो एग्जाम्स जिसमें ये टॉपिक आता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली, और उनको अपन याद करने की आज कोशिश करेंगे। तो मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे जो चीजें मिली उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एक जगह मिली वो थी R37 कब्रिस्तान। इसके अलावा यहां पे बहुत सारी मूरें मिली है। मूरों के बारे में यहां पे एक फैक्ट ये है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मूरें यहां से मिली है दोस्तों। और बिना अभिलेख या सर्वाधिक मूरें जो मिली है वो अपन अब आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो में मिली है। कहां मिली है? मोहनजोदड़ो में। अपन इस चीज की बात नहीं कर रहे पश्चिम टेला पूर्वी टेला, क्यों नहीं कर रहे, अपन ने पहले से पढ़ लिया है। एक फैक्ट अपन याद कर सकते हैं कि एक इसको माउंट AB नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है?
माउंट ए बी, ये नाम दिया गया मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। ये वेस्ट वाले इलाके को, तो ये बात हो गई कि वेस्ट वाले इलाके को नाम दिया है, तो ईस्ट वाले को भी दिया होगा, बिल्कुल दिया है। तो ईस्ट वाला जो ये है नगर टीला, उसको इन्होंने माउंट एफ नाम दिया था दोस्तों, माउंट एफ। इसको माउंट ए बी और इसको माउंट एफ। अब अपन क्या देखते हैं, 837 कब्रिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरों के बारे में मैंने आपको बताया। अपन देखते हैं कि एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यहां से मिलता है, जिसको अपन उर्वरता की देवी कहते हैं, या फिर इसको पृथ्वी माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी माता, जो अपन को अनाज देती है। इससे क्या साबित होता है कि मातृ देवी की उपासना होती थी, मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ देवी की उपासना होती थी और मातृ सत्तात्मक समाज था। इक्का गाड़ी, जिसको अपन टॉय कह सकते हैं, वो मिली है। स्वास्तिक का निशान मिला है। श्रृंगार पेटी मिलती है दोस्तों। महिलाएं आज ही श्रृंगार नहीं करती, इससे 3500 साल पहले भी श्रृंगार में उनकी रुचि रहा करती थी। एक 2 कमरे वाला बेरक मिला है दोस्तों। 2 कमरे वाला बेरक, ऐसा कहा जाता है कि श्रमिक आवास रहे होंगे, श्रमिक आवास रहे होंगे। इसके अलावा क्या मिलता है? ये लोथल से मिला है। इसके अलावा शंख का एक बेल मिलता है। चबूतरे मिलते हैं। चबूतरे ऐसा माना जाता है कि इस पे धान की कुटाई होती होगी, धान की कुटाई होती होगी, क्योंकि कृषि यहां का मुख्य व्यवसाय था, धान की कुटाई होती होगी। ये सारी चीजें 837 कब्रिस्तान मिला होगा, वहां पे मिला। उसके अलावा अपन को क्या मिला? शंख का बेल मिला, इक्का गाड़ी मिली, स्वास्तिक का चिन्ह मिला। उसके अलावा अपन को क्या मिला? उसके अलावा अपन को हड़प्पा में 6 पंक्ति के 2 कमरे, जो एक 6 कमरे इधर है, 6 कमरे इस तरह से 12 कक्ष मिले। ये 6 की 2 पंक्तियों में 12 कक्ष मिले, और ये सारी चीजें। इसके अलावा भी और सारी चीजें मिली। अपन मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको मैं बताऊं तो मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो सिंधी भाषा का शब्द है, और इसका मीन होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? मृतकों का टीला। अब इसकी स्थिति, इसका उत्खनन किसने किया, उसकी भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये भी पाकिस्तान में आ गया है अभी, और लरकाना नाम का एक स्थान है, सिंधु नदी के तट पे ये मिला। इसके अलावा अपन क्या देखते हैं, इसकी खोज किसने की? तो मैंने बताया था आपको कि 1922 में राखलदास बनर्जी थे जिन्होंने इनकी उत्खनन किया। उस टाइम पे जॉन मार्शल के निर्देशन में उन्होंने वहां का उत्खनन किया। यहां पे अपन अब क्या देखते हैं, वो सारी चीजें। पहले आपको उसमें स्थिति दिखा देता हूं इसकी। ये है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पे ही है। ये सिंधु नदी यहां से आती है, ऐसे जाके गिर जाती है। मोहनजोदड़ो हो गया। इसके अलावा अपन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्यों? इनके और जो ये दोनों हैं, इनके बीच में बहुत अच्छे संबंध पाए जाते हैं। इसमें जो संबंध पाए जाते हैं वो ऐसे इस तरह से पाए जाते हैं कि इसकी लगभग चीजें और इसकी लगभग चीजें लगभग सेम सी दिखाई देती हैं। जैसे इसमें भी पूर्वी टीला पश्चिमी टीला है, इसमें भी पश्चिमी टीला पूर्वी टीला है, इसमें भी मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है, इसमें भी मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है। ये सब सारी चीजें। इसके बीच में जो दूरी है, इसका क्वेश्चन आता है कई बार, 640 किलोमीटर इनके बीच में दूरी है। अब यहां पे अपन को मिलता है क्या है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक विशाल स्नानागार मिला है।
विशाल स्नानागार मिला है तो इसकी अपन देखना चाहिए कि इसका साइज क्या है। तो साइज अपन देखते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो 11.88 मीटर, इसकी अपन चौड़ाई देखते हैं वो है 7.01 मीटर, और इसकी डेप्थ गहराई अपन देखते हैं तो 2.43 मीटर इसकी गहराई है। इसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको पिछली क्लास में दे दी, तो इसलिए अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए यहाँ पे इसके बारे में नहीं बताएंगे। मैंने इसको बता दिया, इसके अंदर बिटुमिनस का लेप किया गया था, इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां थी, इसके चारों ओर 3 तरफ बरामदे बने हुए थे। अपन ने ये भी देखा कि इसके एक कमरे में एक कुआं बना हुआ था जिससे होज की सहायता से इसमें पानी डाला जाता था। अपन ने ये भी देखा कि नीचे बिटुमिनस का लेप किया गया था। अपन ने इसमें यह भी देखा कि एक इसमें निर्गम मुख भी था जिससे गंदा पानी बाहर जाता था। और अपन ने इसके बारे में निष्कर्ष ये भी निकाला था कि शायद धार्मिक अनुष्ठान में काम आता होगा। ये मैंने इसके बारे में बता दिया था आपको, इसलिए इस पे यहाँ पे इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक यहाँ पे विशाल अन्नागार भी मिला है। क्या मिला है? विशाल अन्नागार भी मिला है। विशाल अन्नागार के बारे में बोलते हैं ये यहाँ की सबसे बड़ी, या फिर मैं कहूँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी एक इमारत मानी जाती है। क्यों इसकी जो लंबाई है वो 45 मीटर के आसपास, और जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 15 मीटर के आसपास में, और एग्जैक्टली 45.71 और 15.23 इसकी लंबाई और चौड़ाई सबसे ज्यादा है। विशाल स्नानागार के बारे में ऐसा कहा गया कि ये उस समय की तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक इमारत है। ये सारी चीजें, इसके अलावा जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य मैंने बताया कि यहां पे जल पूजा होती थी स्नानागार में। महाविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, मतलब इस टाइम पे पढ़ाई भी होती होगी। ये जो सबसे फेमस कंसे की नृत्य की जिसकी लोस्ट विक्स तकनीक काम में आती थी। योगी की मूर्ति अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और पहले मैंने इसके बारे में बात कर ली आपसे। योगी की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ के बारे में आपसे बात कर रखी है पहले से। पशुपतिनाथ के बारे में बताया था, इसमें 3 सिंह थे, नीचे एक भैंसा और 2 हिरण थे, एक तरफ गेंडा था, एक तरफ हाथी था और बाघ था। ये सारी बातें इसके बारे में बता दी थी। हर घर में कुएं के साक्ष्य मैंने बताया था कि 700 के लगभग मोहनजोदड़ो से कुएं मिलते हैं। यहां पर कपड़े के साक्ष्य भी मिलते हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य, और ऐसा कपड़ा भी मिलता है जो कि वाटरप्रूफ था। वाटरप्रूफ कपड़ा भी मिलता है। कुम्हारों के 4 भट्टे मिलते हैं। यह भी मैंने बताया था आपको पहले भी कि मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर, स्तूप टीला, इसके बारे में मैंने आपको बताया सबसे जब अपन ने स्टार्टिंग की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता को स्तूप सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कनिष्क ने यहाँ पे स्तूप बनाया था। कनिष्क जो कुषाण शासक था, कश्मीर पर राज करता था, उसने यहाँ पे, क्योंकि उसने महायान शाखा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने महायान शाखा ग्रहण कर ली थी, उसने 4th बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। एक 20 स्तंभों वाला हॉल मिलता है जिसमें 20 स्तंभ बने हुए हैं। ये सारी चीजें अपन ने, लगभग चीजों की अपन ने बात कर ली थी, और जो नहीं की उसके बारे में मैंने आपको बताया था। नरकंकाल कुएं में, एक कुएं में नरकंकाल भी मिला है, घोड़े के दांत मिले हैं। ये सारी चीजें बौद्ध स्तूप बनाए जाने के कारण ये मैंने आपको बता रखा है। अब इसके आगे की जो साइट आती है वो है चहुदड़ो। चहुदड़ो की साइट आती है, उससे पहले अपन देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। तो एक बार आपको स्थिति दिखा देता हूं इसकी। जो चहुदड़ो है दोस्तों, वो इसमें जो मोहनजोदड़ो है 180 मील दूर है मात्र। ये मोहनजोदड़ो है और उससे 80 मील की दूरी पर यहां पे चहुदड़ो है। यहां पे क्या है? चहुदड़ो। 80 मील की दूरी पर यहां पे चहुदड़ो है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। यदि आपको साफ दिखाई दे रहा हो,
ये मोहनजोदड़ो है और ये चहुंदड़ो है। ये चहुंदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो है। इसके बीच की जो दूरी है वो 80 मील या 80 माइल्स इसकी दूरी है दोस्तों। ये सारी बातें होगी, ये मैंने बता दिया चहुंदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी पर है। नीचे अपन देख रहे थे दक्षिण में स्थित है। इसकी खोज मजूमदार साहब ने की थी 1931 में। 1935 में दोबारा इसका उत्खनन किया था मेके के द्वारा। इसमें सिंधु संस्कृति के अलावा झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। झांगर संस्कृति भी एक संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। चहुंदड़ो से मणक्के, सीप, अस्थि एवं मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या मिलता है? कारखाना मान सकते हैं, मतलब ये व्यापारिक केंद्र रहा होगा। कारखाना मिलता है, व्यापारिक केंद्र रहा होगा। एक यहाँ पे कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पदचिन्ह के अवशेष भी मिलते हैं। कुत्ते अभी भी बिल्ली के पीछा करते हैं तो अपन मान सकते हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि क्या मिलते हैं? पदचिन्ह मिलते हैं। आगे बिल्ली का ऐसे पदचिन्ह मिलता है, उसके पीछे कुत्ते का ऐसा पदचिन्ह मिलता है। तो अनुमान ऐसा लगाया गया कि ये कुत्ता रहा होगा, ये बिल्ली रही होगी और ये इसका पीछा कर रहा होगा। महिलाएं आज ही लिपस्टिक नहीं लगाती, बल्कि 3500 साल पहले भी लगाती थी। एकमात्र स्थल जहां पर वक्राकार ईंटें मिलती है और 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और किसी दुर्ग का अस्तित्व यहां पे नहीं है। अपन ने देखा था वेस्ट भाग में दुर्ग होता था, ईस्ट भाग में सामान्य जन होते थे। तो यहाँ पे ये जो दुर्ग वाला हिस्सा है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। ये चहुंदड़ो के बारे में बातें हो गई। अब अपन लोथल की बात करेंगे, और लोथल की बात करेंगे उससे पहले अपन लोथल की स्थिति देखेंगे। तो भी एक बार दिखा देता हूं आपको। तो लोथल दोस्तों गुजरात में यहाँ पे है। आपकी स्थिति दिख रही होगी, इस गुजरात के अंदर रहता है इसकी स्थिति। लथल के बारे में अपन पूरी बात करते हैं। तो लथल को भी एक तो मृतकों का टीला कहते हैं, और उसके अलावा अपन देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। तो मैंने आपको गुजरात बताया, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी थी वहां पे, उसके तट पर गुजरात में। इसकी खोज किसने की? तो डॉक्टर SR राव नाम से एक पुरातत्वविद रहे, उन्होंने 1955 में इसकी खोज की। लोथल में एक बंदरगाह मिलता है, डॉकयार्ड, जिसका आपको पीछे फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये जो फोटो है ये यहाँ पे ये नावें थी। हालांकि ये बनाया गया है, सिर्फ एक विजुअल है, असलियत में ऐसा नहीं था। विजुअल है उसको दर्शाने के लिए। इस तरफ से एक नाली जा रही, एक इस तरफ आ रही है। यहाँ पे ये नालियाँ लाई हुई थी, आगे जाके ये मेन नदी में मिल जाती थी या उसमें मिल जाती थी समुद्र में। यहाँ पे नालियाँ लाई गई थी जहाँ से यहाँ पे बंदरगाह बना जा सके और यहाँ से नावें अंदर जा सके। तो मतलब यहाँ पे व्यापार होता होगा। डॉकयार्ड मिला है, व्यापार होता होगा। मेसोपोटामिया की मोहर भी मिली होंगी। यहाँ पे डॉकयार्ड मिलता है, मतलब ये दूर तक व्यापार करते होंगे। तो अपन देखते हैं कि मेसोपोटामिया तक व्यापार है। वहाँ पे सारगोन अभिलेख में मेलुहा के बारे में कहा गया है कि वहाँ पे हम व्यापार करते हैं। यहाँ पे मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है और वहाँ पे हड़प्पाकालीन मोहर मिलती है। ये सारी चीजें अपन को बताती है कि व्यापार बहुत ही समृद्ध स्थिति में था। मैंने बताया आपको पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह। एक जब मैं आपको इसकी नगर नियोजन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि लगभग सभी साइट्स पर जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। और तब मैंने एक अपवाद बताया था कि लोथल एक ऐसी साइट है जहां पे एक जो घर है उसका जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क की तरफ खुलता है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, एक मकान का दरवाजा सड़क की ओर खुलता है।
यहाँ पे फारस की मुद्रा मिलती है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि गोदीवाड़ा है, तो गोदीवाड़ा से व्यापार होता हुआ और व्यापार होता हुआ तो फारस की मुद्रा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। एक यहाँ पे प्रमुख बात यह है, दुर्ग एवं नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। दुर्ग एवं नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। क्या होता था, ये दुर्ग होता था पश्चिमी इलाका, ये होता था ईस्ट में जो इलाका, पूर्वी इलाका, ये प्राचीर से घिरे हुए नहीं होते थे सामान्यतः। लेकिन यहां पे ये और ये दोनों प्राचीर से घिरे हुए मिले। सामान्यतः होता था ये था कि ये सिर्फ प्राचीर से घिरा हुआ होता था, क्योंकि यहाँ पे समृद्ध लोग रहते थे। हो सकता है वहां पुरोहित हो, कोई राजा हो, या फिर कोई व्यापारिक धनाढ्य वर्ग रहा हो, तो इसको तो घेर कर रखते थे प्राचीर से, लेकिन इसको नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा अपन देखते हैं कि यहाँ पे दोनों को रक्षा प्राचीर से घेराया गया है। ये बातें एक अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक मृद भांड है, उसके ऊपर चालाक लोमड़ी, जिसको अपन चालाक लोमड़ी कह रहे हैं, उसके ऊपर लोमड़ी का अंकन है, और एक कौवे का वर्णन उसमें किया गया है। एक कौवा उसमें है, उसका मैं आपको फोटो भी लेके आया हूं, यदि आपको दिखाई दे रहा हो। ये वो फोटो है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये यदि आपको दिखाई दे रहा हो, ये यहाँ पे लोमड़ी है, ये देखिए, ये वो मृद भांड है जिसपे लोमड़ी का अंकन है। और चूंकि ये उसका दूसरे साइड दिख नहीं रहा है, तो मैं ये भी लाया हूं कि इसमें एक तो कौवा है और एक ही लोमड़ी है। दिखाई दे रहा होगा आपको, प्रो एंड द पिक्चर। आप सही कर लेते हैं थोड़ा। तो चालाक लोमड़ी का अंकन भी यहाँ पे, चालाक लोमड़ी का अंकन भी यहाँ पे मिलता है दोस्तों। ये लोथल की बात हो गई। लोथल में अपन देखते हैं अग्निवेदी के शक से पाट एवं माप यहीं पे पाएंगे, क्योंकि व्यापार होता था। कच्ची ईंटों के मकान भी मिलते हैं, आटा चक्की के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। कौवे का चित्र मैंने आपको बताया, पक्की ईंटों से निर्मित नालियां जो कि प्रमुख विशेषता थी यहाँ की। यहाँ पे भी कारखाना मिलता है। धान की भूसी का शक से मिलता है दोस्तों। यहाँ पे घोड़े की लघु मरण मूर्ति मिलती है, 3 युग्म समाधियां मिलती है, अग्निवेदी के शक से मिलते हैं ये सारी चीजें। अब आते हैं अपन कालीबंगा पे। कालीबंगा पे आते हैं, उससे पहले अपन देखते हैं कालीबंगा का अर्थ क्या है। तो काली का मतलब होता है कलर से, जिसका मतलब है काला, और बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। तो कालीबंगा से अर्थ हो गया कि काली चूड़ियां, क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियां मिली है। इसके अलावा इसका जो उत्खनन है वो आपको बताऊं मैं कि सबसे पहले एक घोष ने किया था, और उसके बाद 1961 से 1969 के बीच में बीबी लाल और बीके थापड़ इन्होंने किया था। स्थिति इसकी, तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें घग्गर नदी जो कि ऊपर से आती है, कश्मीर की शिवालिक पहाड़ियों से आती है, उसकी जो किनारे है वो ये सभ्यता पाई जाती है। एक जैसे अपन समृद्ध शहर देखें, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, जैसे हड़प्पा हो गया, और इसमें अपन डिफरेंस देखें तो ये समृद्ध नहीं है, ये ऐसा लगता है थोड़ी सी गरीब बस्ती है। तो इसको दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। इसको दीनहीन बस्ती क्यों कहते हैं सिंधु घाटी की दीनहीन बस्ती? कि यहाँ पे कच्ची ईंटें मिलती है, यहाँ पे पानी की स्पष्ट कोई निकासी नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको इसलिए कहते हैं, कच्ची ईंटों से बने मकान है, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लकड़ी से बनी नालियां हैं। ये सारी चीजें दर्शाती है कि यहाँ पे शायद व्यापार कम रहा होगा, या फिर कृषि थोड़ी कम रही होगी, तो यहाँ के लोगों ने ज्यादा विकास नहीं कर पाए। एक प्राक हड़प्पा स्थल कहते हैं इसको, प्राक हड़प्पा स्थल, क्योंकि हड़प्पा से भी पहले का साइट्स ये रही है। एक अपन ने पहले बात की, जुते हुए खेत मिलते हैं, 2 फसलें एक साथ मिलती है दोस्तों। यहाँ पर 2 फसलें एक साथ में मिलती है। अग्निकुंड मिलता है, संस्कृत युग के 5 स्तर। इसका मतलब यह है
एक तो हड़प्पा से पहले, एक प्री हड़प्पा, एक मैच्योर हड़प्पा और एक पोस्ट हड़प्पा। इस तरह से यहां पे 5 सांस्कृतिक स्तर मिलते हैं। और अपने यहां पे क्या देखते हैं, दाह संस्कार की तीनों विधियों के साक्ष्य मिलते हैं। दाह संस्कार की तीनों विधियों का क्या अर्थ हुआ? दाह संस्कार की तीनों विधियों का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो पूर्ण, ठीक है, एक आंशिक और एक कलश। तो यहां पे तीनों विधियां मिलती है, पूर्ण भी मिलती है, आंशिक भी मिलती है और कलश भी मिलती है। एक शल्य क्रिया का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि अपन को एक यहां पे कंकाल मिलता है जिसमें छेद है, जिसकी खोपड़ी में क्या है, छेद किए गए हैं। तो अपन मान के चल सकते हैं कि छेद उन्होंने किसी सर्जरी के लिए किया होगा। तो शल्य चिकित्सा के भी यहां पे साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य अपन को किसी दीवार में ऐसे कोई मिले होंगे जिससे कि भूकंप के साक्ष्य अपन मान के चल रहे हैं। ये हो गया कालीबंगा। कालीबंगा के बाद में अपन पढ़ते हैं बनावली या फिर बनवाली भी इसको कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं, हरियाणा के हिसार के पास में ये है, और जो बिष्ट साहब थे उन्होंने इसका उत्खनन किया 1973 में, आरएस बिष्ट ने। और यहां पे क्या मिलता है उनके बारे में मैं आपको बताऊं, तो यहां पे मिट्टी के बर्तन, शेल, खड़की, मोहरे लगभग सभी जगह मिलते हैं। यहां पे स्पेशल क्या मिलता है, तो एक धावन पात्र का अवशेष। मर्त देव की मूर्तियां सब जगह मिलती है, मनुष्य व पशुओं की मूर्तियां सब जगह मिलती है। मर्त देव की मूर्तियां, मनक आदि, ये भी सब जगह मिलते हैं। हल्की आकृति यहां पे मिलती है, स्पेशल है। कालीबंगा की तरह ही दो इसकी सांस्कृतिक अवस्थाएं, एक प्राक हड़प्पा, एक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा हो गए। बाकी और शायद सब जगह मिलती है। यहाँ पे स्पेशल एक तो धावन पात्र का अवशेष है, एक हल्की आकृति है, इसके अलावा यहाँ पे कोई स्पेशल है नहीं। जल निकासी का यहाँ पे भी अभाव था। धोलावीरा के बारे में अपन बात करेंगे। धोलावीरा कच्छ जिला में पड़ता है, ये सबको पता है। आरएस बिष्ट ने इसकी उत्खनन किया था सबसे पहले। एक इसके बारे में ये कि 2021 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था, और जो कालीबंगा है उस वो भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और ये जो जब शामिल हुआ था उस टाइम पे ये 40वां विश्व धरोहर स्थल था यूनेस्को के द्वारा। यहां पे जैसे अपन देखते हैं कि एक वेस्ट इलाका होता था दुर्गीकृत, और एक ईस्ट इलाका होता था जो सामान्य नगरों के लिए होता था। यहां पे क्या होता था, यहां पे 3 स्तर मिलते हैं, 1 2 3, और यहां पे बीच वाली जगह सामंत वर्ग, पुरोहित वर्ग या फिर धनाढ्य वर्ग रहा होगा। ये यहां पे साक्ष्य मिलते हैं, जिससे कि अपन को पता लगता है। ये चीज केवल धोलावीरा में पाई जाती है। शासक वर्ग मध्य में रहते थे, ये मैंने आपको बताया। 27 जुलाई 2021 को धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर विरासत के रूप में मान्यता दे दी थी, जो कि 40वां स्थल था। 3 भागों में विभाजित, आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले को जेपी जोशी ने की, उसके बाद में उत्खनन आरएस बिष्ट ने किया, और कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे विशाल जलाशय मिलते हैं। यहाँ पे और क्या मिलता है, विशाल जलाशय मिलते हैं, विशाल जलाशय, विशाल जलाशय यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 बड़े बड़े ऐसे स्थल हैं पूर्ण टाइप के, जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये कोई खगोलीय कोई शाला रही होगी या फिर शास्त्रशाला रही होगी।
स्टेडियम के शख्स यहां से मिलते हैं, तो मतलब यहां पे क्रीड़ा होती होंगी। सबसे बड़ा साइन बोर्ड यहां पे मिलता है दोस्तों। साइन बोर्ड मैं फोटो भी लेके आया हूं, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से इसमें, लेकिन ये इसमें इस तरह से साइन थे जिसके बारे में अभी भी ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। ये देख लीजिए, साइन बोर्ड मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है, बस ये समांतर चतुर्भुज की आकृति में संरचना, ये कोई खास नहीं है। विशाल जलाशय मिलते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में आगे की अपन साइड की बात करें तो सुरकोटड़ा, जिसकी खोज जगपति जोशी ने 1964 में की थी। यह भी कच्छ में है। यहां पे घोड़े की अस्थियां मिलती है, जो कि एकमात्र स्थल है जहां से घोड़े की अस्थियां मिलती है। कब्रगाह वगैरह ये नॉर्मल बातें हैं। जैसे लोथल में मैंने आपको बताया कि दुर्ग वाला इलाका और सामान्य इलाका दोनों प्राचीर से घिरे रहते थे। ठीक इसी तरह है जो सुरकोटड़ा है, वहां पे भी दुर्ग वाला और सामान्य इलाका दोनों एक प्राचीर से घिरे रहते थे। इसके बाद में रंगपुर आ जाता है, यह भी गुजरात में। इसका जो उत्खनन किया था MS वत्स ने किया था, और उसके बाद में SR राव ने भी किया था। यहां से भी कोई इंपॉर्टेंट चीजें इतनी नहीं है, इतना काम का नहीं है। ये भी धान की भूसी के ढेर मिलते हैं रंगपुर और लोथल दोनों जगह से। रंगपुर ये प्लस लोथल, यहां दोनों से धान की भूसी के अवशेष मिलते हैं। कच्ची ईंटों का दूर वगैरह ये कोई खास नहीं है इसमें। ये भी अब कोई खास छोटी छोटी चीजें बची है, ज्यादा कोई खास नहीं है। उर्दी जी देख सकते हैं अपन, खेरपुर खोज 1935 में दुरिया ने। उसके बाद में फजल अहमद खान द्वारा पत्थरों का इस्तेमाल, कांसे की चूड़ियां, बाणागर। मुंडिका अफगानिस्तान में मैंने आपको बताया था। मांडा चिनाब नदी के दाएं तट पर, बस इतना ही है, इसमें कोई खास नहीं है। पीर पंजाल पर्वतमाला की तरह तराई वगैरह तराकोटा प्राप्त होता है। एक आगे एक प्रमुख स्थल आता है रोपड़। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे पे है, और इसकी जो खोज की थी बीबी लाल ने की थी 1950 में। उसके बाद में यज्ञदत्त शर्मा जी ने खुदाई की थी। यहां पे एक कब्र है, उसमें एक कुत्ते का स्वादान भी मिलता है। मतलब कुत्ते को भी पालतू पशु के रूप में पालते होंगे, तो इसका भी सारी क्रिया क्रम करके उसका स्वादान किया। मतलब कुत्तों से इसे विशेष लगाव रहा होगा। और ऐसी प्रथा यहाँ पे बुर्जहोम नाम की इस जगह वहां पे भी मिलती है, जो कि नवपाषाण काल का है, क्योंकि उस टाइम पे भी कुत्ता प्रमुख इनका पालतू पशु था। इसलिए ये जो चीज मिलती है, ऐसा दृश्य और किसी भी हड़प्पा स्थल में नहीं मिलता है। लेकिन नवपाषाण काल में मैंने बताया आपको बुर्जहोम नाम की एक जगह वहां पे मिलता है। जैसे कालीबंगा में 5 सांस्कृतिक स्तरीय क्रम मिलता है, वैसे यहां पे भी मिलता है। बस इतनी सी चीजें हैं। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के बाएं तट पर सबसे पूर्वी स्थल, कोई भारत सेवक समाज था, उसने इसको बनाने में, इसको खोजने में योगदान दिया था। उत्तराखंड और बलूचिस्तान एक बंदरगाह नगर कहते हैं इसको भी, ओरलस्टाइन ने किया था। सबसे पश्चिमी स्थल मैंने ये बताया था आपको, जिसमें सबसे नीचे मैंने बताया था देमाबाद या दाइमाबाद, जो कि नर्मदा नदी के तट पे है। यहाँ पे मैंने आलमगीरपुर बताया था। यहाँ पे मैंने आपको सुतका गेंडोर बताया था, जो कि ऊपर अभी पढ़ा था अपन ने। और यहाँ पे मैंने आपको मांडा बताया था, जो चेनाब नदी के किनारे है। ये सारी चीजें। कुणाल से 2 चांदी के मुकुट मिलते हैं। रोजदी से हाथी के अवशेष मिलते हैं। दाइमाबाद से कांसे से बना एक रथ मिलता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब ये यहां तक हो गया मुख्य स्थल इसके, और वहां पे क्या क्या चीजें मिली। क्योंकि ये रटने की ज्यादा चीजें हैं, इसलिए इसको समझाने का ज्यादा कोई खास जगह आते नहीं है। स्नानागार अपन समझ सकते हैं, पशुपतिनाथ की मुहर अपन समझ सकते हैं, या फिर अपन ये समझते हैं कि मातृ देवी की मूर्तियां कहाँ से मिली। मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है तो वहां पे क्या समाज रहा होगा, वो सारी चीजें अपन समझ सकते हैं।
कुछ चीजें जो रटने की होती है जो मैंने आपको बता दी, चांदी के 2 मुकुट तो इसको क्या रटे, ये सारी चीजें याद तो करनी होंगी क्योंकि एग्जाम में आती है। अब अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किस तरह से हुआ, वो मैच्योर पीरियड में किस तरह से आया, और उसका जो विनाश है वो किस तरह से हो गया। तो अपन देखते हैं उद्भव किस तरह से हुआ। तो अपन देख 6000 बीसी से स्टार्ट होता है और 1300 बीसी तक चलता है। 6000 से लेकर 2600 बीसी का जो काल था उसको अपन उद्भव काल कहते हैं। उस टाइम पे संक्रमण काल, क्योंकि नवपाषाण काल और चालकोलिथिक एज के बाद में ये आता है, तो यहां पे जो कृषि होती थी थोड़ी और अच्छी हो गई थी। इसके बाद में धीरे धीरे और कृषि होने लगी और वहां पे व्यापार भी होने लगा। तो ये लगभग 2-3 हजार साल का जो काल है, 2000 साल का जो काल है, क्योंकि 4000 तक नवपाषाण काल था और 2600 बीसी इसका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 2000-1500 आसपास जो काल है वो एक संक्रमण स्टेज माना जा सकता है जिसमें लोग यहां पे आए। ये सारी चीजें हो गई, ये अवसान हो गया, ये उद्भव हो गया। तो उस टाइम में मेहरगढ़ मैंने आपको एक जगह बताई थी। इसके अलावा कोट दीजी हो गया, आमरी हो गया, कालीबंगा हो गई। ये क्या था, लगभग 4000 बीसी या फिर 6000 बीसी, अलग अलग जगह अलग अलग बातें आती है। उसको लेके 2600 बीसी के बीच का ये काल आता है, जिसके अंदर कालीबंगा जैसी साइट हो गई, जैसे आमरी नाम की एक साइट हो गई, जैसे कोट दीजी हो गई, मेहरगढ़, ये शुरुआत की साइट्स है जहां पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। उसके बाद में मनुष्य धीरे धीरे और सक्षम होने लगता है, कृषि अच्छे होने लगती है, बाहर व्यापार होने लगता है, तो उनमें थोड़ी सी सामर्थ्य और आती है और वो नगरों का विकास करते हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो जो इसका राइज का काल आता है, जो इसका गोल्डन पीरियड आता है, वो 2600 बीसी से स्टार्ट होता है और लगभग 1900 बीसी के आसपास जाता है। इसमें आपको 5-7 बड़े बड़े शहर मिलते हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, ये सारी साइट्स मिलती है, जहाँ पे आपको डोकियार्ड के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब बाहर बड़ा व्यापार होता होगा। चांदी का व्यापार मिलता है अपन को, लापिस लाजुली का व्यापार अपन को मिलता है जो अफगानिस्तान से आता है, ये सारी चीजें मिलती है। तो यहाँ पे अपन को देखने से ऐसा लगता है कि ये उद्भव का काल था, उसके बाद में ये मेच्योरिटी का काल आया, मतलब गोल्डन पीरियड का काल आया। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि गोल्डन पीरियड जाने के बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि सभी लोग अलग अलग उनके बारे में राय देते हैं। कोई कहता है कि बाढ़ से यहाँ पे दिक्कतें हो गई थी, इसके अस्तित्व का विनाश हो गया था। कुछ कहते हैं परिस्थितियों में चेंज आया था। कोई कहता है आर्यों ने आक्रमण कर दिया था। सबकी अलग अलग राय है, वो अपन पढ़ेंगे। तो हो सकता है कोई भी रीजन हो, लेकिन 1900 बीसी के बाद में धीरे धीरे इसका डिक्लाइन शुरू हुआ और लगभग 1300 बीसी के पास में आके ये पूरी तरह से खत्म हो गई और वैदिक सभ्यता शुरू हो गई। तो देखिए, ये जो है उत्थान का काल, गोल्डन पीरियड, जिसमें 5 मुख्य नगर मैंने बताया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल वगैरह। क्यों, यहाँ पे मैंने बताया कृषि इस टाइम पे बहुत अच्छी स्थिति में चली गई थी। इसके अलावा यहाँ पे व्यापार बहुत सुदृढ़ स्थिति में हो गया था। सुनियोजित नगर, तकनीकी प्रगति, से निर्माण, ये सारी बता दी। बाट माप आ गए थे, प्रशासनिक नियंत्रण यहाँ पे था। गोल्डन पीरियड इसीलिए कहते हैं कि सुनियोजित नगर हो गए थे, बाट माप प्रणाली आ गई थी, प्रशासनिक नियंत्रण था, मुहरे थी, समान ईंट अनुपात था। यह काल स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड, ये मैंने कहा आपको। अब इसका अवसान आता है 1900 से लेकर 1300 बीसी की। क्यों कि बहुकारक सिद्धांत, ये भी मैंने बताया कि कोई कहता है जलवायु परिवर्तन, कोई कहता है रेगिस्तानीकरण हो गया, कोई कहता है मानसून कमजोर हो गया, कोई कहता है विदेशी आक्रमण किया, आर्यों ने आक्रमण कर दिया, कोई कहता है भूकंप से, तो कोई सूखों से कहता है, तो कोई कहता है नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया, कुछ कहते हैं शहरी व्यवस्था का पतन हो गया, और कोई कहते हैं व्यापार का पतन हो गया। लेकिन ये एक चीज जो है वो अब लोगों ने मानना बंद कर दिया है कि आर्यों ने आक्रमण किया था। अब विभिन्न विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने किसी साक्ष्य को आधार मानकर मत दिए, किसी ने कोई दूसरी थ्योरी पढ़ के उसको मत दिए, और जो सबसे अधिक मजबूत मत माना जाता है वो जॉन मार्शल
और मेके ऐसा राव इनका मत माना जाता है कि बाढ़ से इसका विनाश हुआ होगा, सबसे मजबूत कारण माना जाता है। बाकी गार्डनर चाइल्ड, व्हीलर, पिगट ये बाह्य आक्रमण बताते हैं, जो कि पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। ऑरेलस्टाइन जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। जॉन मार्शल प्रशासनिक अस्थिरता बोलते हैं। केनेडी प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। वीके थावर्ड पारिस्थितिकी में परिवर्तन बोलते हैं। और SR सानी वो ये बाढ़ के बारे में बोलते हैं। तो मजबूत मत है वो बाढ़ के बारे में माना जाता है। ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कुछ और चीजें लाया हूं कि जैसे स्वस्तिक का चिन्ह मिलता है अपन को, तो ऐसा माना जाता है कि स्वस्तिक का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा। एक घग्गर हाकरा जो नदी थी उसके मार्ग पे लगभग 80% साइट्स मिलती है, जो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी ही थी वो पहले। अभी जो बाद में सरस्वती नदी के बारे में पढ़ते हैं वो यहीं के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें पढ़ ली अपन ने। एक यहाँ की जो लिपि है, लिपि को लगभग पढ़ी नहीं गई है, 400 के आसपास में है। और ये सारी चीजें चावल के प्रत्यक्ष साक्ष्य से मिलते हैं लोथल से, ये अपन ने पढ़ा। एक लिपि के बारे में अपन पढ़ा, तो अपन देखते हैं विश्व में सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो एक सुमेरिया सभ्यता है। सुमेरिया सभ्यता, वहां की लिपि को अपन बोलते हैं सबसे प्राचीन लिपि है, सबसे प्राचीन विकसित होने वाली सभ्यता। और इसमें सबसे पहले लिपि इसी में आई जिसका नाम था क्यूनिफॉर्म। आंशिक समाधान ये 3 लेके आया हूं। आंशिक समाधान हड़प्पा से मिलता है, कलश समाधान मोहनजोदड़ो से मिलता है, और जो पूर्ण समाधान है ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद में अपन वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड। इसके बाद में अपन वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे, जो अपन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। वैदिक सभ्यता की क्लास अपन अगली क्लास में लेंगे। यदि थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। और हम यहाँ पे सभी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस लेके आएंगे। उसके अलावा जितने भी प्रीलिम्स के, RS प्रीलिम्स के टॉपिक है वो सभी लेकर आएंगे। और कोशिश करेंगे जो नई वैकेंसी राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने घोषणा पत्र में जारी की है, 500 वैकेंसी आने वाली है, उन 500 वैकेंसी को जाने नहीं देना है। 500 वैकेंसी का मतलब 15 गुना यदि सिलेक्ट करते हैं तो लगभग 7,500 से लेके 8,000 लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई होंगे। तो इस दौड़ में आने के लिए अपन को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, मुख्यतः मैथ्स, रीजनिंग, इको सर्वे, राजस्थान ज्योग्राफी, करंट, राजस्थान कल्चर, ये सब्जेक्ट से बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे, इको सर्वे से लगभग 16-17 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी से लगभग 16-17 क्वेश्चन आएंगे, करंट से लगभग 16-17 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान कल्चर से लगभग 8-10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज को तो बेहतर तरीके से आपको करना ही होगा यदि क्वालिफाई आपको करना है। उसके अलावा आपको पॉलिटी भी करना है, जिससे लगभग 17-18 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी दोनों मिला के। तो कोशिश करना ये सारी चीजें कवर हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, इससे आगे वैदिक काल अपन स्टार्ट करेंगे। और अगली क्लास में अपन वैदिक काल से पहले का जितना भी अपन ने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन और करेंगे, और रिवीजन करने के बाद में अपन वापस वैदिक कालीन स्टार्ट करेंगे और वो बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यदि थोड़ा बहुत क्लास समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि 8 प्लिंथ सिविल्स है उसको भी कर लेना। व्हाट्सएप चैनल जो है उसको भी कर लेना, जिसकी आपको दिखाता हूं मैं।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है 8 प्लिंथ सिविल्स। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसको स्कैन करके आप व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम रेगुलर अपडेट दे सके कि आज हम किस क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी डाली जाएंगी, इसके अलावा यहाँ पे नोट्स भी डाले जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहीं पे होंगी। और बस इतना ही। क्लास ठीक ठाक लगी हो तो कर लेना शेयर। थैंक यू। जय हिंद।